अरे ये तो आचार्य की आवाज है, लेकिन उन्हें क्या हो गया है जो वो इतनी सख्त आवाज में बोल रहे हैं? ध्रुव को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे अंदर ही अंदर आचार्य विदुर देव की आवाज सुन बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। आचार्य आप कहाँ हैं और आपकी आवाज को क्या हो गया है, और ये हम कौन सी जगह आ गए हैं? यहाँ मेरी शक्तियां भी महसूस नहीं हो रही है। ध्रुव ने एक साथ सवालों की लाइन लगा दी, लेकिन उसे फिर से निराशा हाथ लगी। उसके किसी भी सवाल का उसे कोई भी जवाब नहीं मिला। इसके कुछ देर बाद एक बार फिर उसके दिमाग में आवाज सुनाई दी, होस्ट ध्रुव, क्या आप अपनी विशेषताओं के बारे में जानकारी चाहते हैं? यह बिल्कुल आचार्य विदुर देव जैसी आवाज थी। आचार्य, क्या हुआ है आपको? आखिर आप ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं? ध्रुव ने एक बार फिर से पूछा, लेकिन जैसे इस आवाज ने तो उसे निराश करने का ठेका ले रखा था, उसे फिर से कोई जवाब नहीं मिला। होस्ट ध्रुव, क्या आप अपनी विशेषताओं के बारे में जानकारी चाहते हैं? वो आवाज एक बार फिर से सुनाई दी। इस बार ध्रुव ने झुंझलाते हुए गुस्से में कह दिया, मैं चाहता हूं। तभी उसके दिमाग में एक बार फिर से उस डिब्बे जैसी चीज का रूप बदलता है। अब उस पर चमकते हुए कुछ शब्द दिखाई देने लगते हैं। नाम ध्रुव शौर्य, लेवल 0, शक्तियों की रैंक, युद्ध मास्टर, युद्ध आत्मा, युद्ध राज, युद्ध बुजुर्ग, युद्ध सम्राट, सर्व सम्राट। हर रैंक को 9 लेवल में बांटा गया है। एनर्जी लेवल 0 पॉइंट। स्किल्स कुछ भी नहीं। लक मूल्य कुछ भी नहीं। चार्म मूल्य कुछ भी नहीं। स्ट्राइकिंग मूल्य 100 पॉइंट्स। ध्रुव इन शब्दों को देख उलझन में नजर आ रहा था। उलझन इस बात की नहीं थी कि वो इन शब्दों को समझ नहीं पा रहा था, बल्कि इस बात की थी वो इनका मतलब और उद्देश्य नहीं समझ पा रहा था। ध्रुव को पता नहीं, लेकिन वो किसी अजीब कारण से इन शब्दों को पढ़ और समझ सकता था। यंग मास्टर, आप उठ गए? जिस वक्त ध्रुव उस मार्कस सिस्टम का अध्ययन कर रहा था, नौकरानी की तरह कपड़े पहने एक यंग लड़की जल्दी से झोपड़ी के अंदर आई। ध्रुव को बिस्तर के किनारे बैठे देखकर वो हैरान रह गई। ओवल चेहरा, विलो पत्ती जैसी भौहें, आंखें वसंत के पानी की तरह साफ, आत्मा ऊर्जा से भरी हुई और सुनहरे अनुपात में तैयार थी, क्योंकि वो अभी भी यंग थी और अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी। जब तक उसे कुछ और साल दिए जाते, वो निश्चित रूप से एक ऐसी सुंदरता होगी जो परियों को भी पछाड़ सकती थी। ध्रुव को कुछ याद नहीं आ रहा था। आखिर ये लड़की कौन है? वो उसे कैसे जानती है? वो अब उसका चेहरा घोर से देख याद करने की कोशिश करने लगा। अचानक तभी बिजली करंट की तरह उसके दिमाग में एक झटका लगा और उसके दिमाग में एक अलग इंसान की यादें दौड़ने लगीं, जो ध्रुव की तो बिल्कुल भी नहीं थी। उसे सिर में थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन वो असहनीय नहीं था। यादें स्थानांतरित हुई। एक ठंडी आवाज ध्रुव के दिमाग में सुनाई दी। आखिर आपने किसकी यादें मेरे दिमाग में घुसा दिया है? और ये कौन शख्स है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही हूं, लेकिन मैं हूं भी नहीं। ध्रुव ने आचार्य से पूछा, लेकिन वो तेज आवाज में नहीं बोला, क्योंकि लड़की अभी भी वही खड़ी थी। होस्ट की आत्मा जिस शरीर में है, ये यादें उसी इंसान की है। अब वो इंसान मर चुका है, इसलिए उसकी यादें भी होस्ट की हुई, आचार्य विदुर ने कहा। ध्रुव ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसका शरीर जहां था वहीं अकड़ गया। उसने कहा, क्या मेरी आत्मा? इसका मतलब मैं उस दिन मर चुका था? ध्रुव का चेहरा दूध की तरह सफेद पड़ चुका था। किसी तरह अपने होश संभाल कर उसने फिर से पूछा, क्या आप मुझे बता सकती है कि मेरी मृत्यु किस कारण हुई? आपकी मौत किसी साजिश के चलते हुई थी। उसके बाद आपकी आत्मा इस दुनिया में आ गई। ध्रुव दंग रह गया। साजिश? आखिर मुझे किसने मारा होगा? जायरन तो कैद हो चुका है, फिर ऐसा कौन सा दुश्मन है जो शक्ति देव को भी पलक झपकते मार सकता है? और तो और मुझे पता तक नहीं चला कि मेरी मौत भी हो गई थी। ध्रुव ने मन ही मन सोचा। क्या आप बता सकते हैं मुझे किसने और क्यों मारा? उसने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद करते हुए पूछा। उसे जानना था आखिर उसका ऐसा कौन सा दुश्मन था जिसने उसकी मौत की साजिश रची। 2 मिनट तक सन्नाटा छाया रहा, लेकिन वो आचार्य विदुर जैसी आवाज फिर से सुनाई नहीं दी। ध्रुव समझ चुका था इस सवाल का जवाब आचार्य से नहीं मिल पाएगा, इसलिए उसको अब इतनी ज्यादा झुंझलाहट महसूस नहीं हुई। लेकिन वो जानना चाहता था आखिर उसके साथ हुआ क्या था, इसलिए उसने एक और सवाल पूछा। आचार्य, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं उस दुनिया में कैसे वापस जा सकता हूँ? आप केवल मार्कस सिस्टम को अपग्रेड कर ही दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। उसके लिए आपको सर्व सम्राट से भी अधिक शक्तिशाली बनना होगा। सर्व सम्राट? ये किस तरह की शक्तियां हैं? ध्रुव ने उलझन में पूछा। उसे नहीं पता था ये किस तरह की शक्तियां हैं। आपको जल्द ही पता लग जाएगा। मार्कस सिस्टम द्वारा आपको सूचित कर दिया जाएगा, उस सिस्टम ने कहा। सिस्टम, आप चाहे जो भी हो, मुझे आपकी आवाज मेरी आचार्य जैसी लग रही है, इसलिए क्या मैं आपको आचार्य कहकर पुकार सकता हूँ? ध्रुव सच में चाहता था कि वो काश आचार्य होते। आप जिस तरह चाहे उस तरह पुकार सकते हैं सिस्टम को, कोई आपत्ति नहीं है, सिस्टम ने कहा। ठीक है आचार्य, ध्रुव ने उत्साहित होते हुए कहा। यंग मास्टर, आप ठीक है ना? ध्रुव को काफी देर से चुपचाप बैठे देख उस नौकरानी लड़की ने पूछा। हाँ रूबी, मैं ठीक हूँ, ध्रुव ने तुरंत जवाब दिया। उसे नहीं पता था कि वो कितनी देर से सिस्टम से बातें कर रहा था। उस नौकरानी लड़की का नाम रूबी था। ध्रुव के माता पिता कई सालों से लापता होने के कारण ध्रुव ने सबसे बोलना बंद कर दिया था, इसलिए उसके दादाजी ने रूबी को गोद ले लिया ताकि उन दोनों की दोस्ती हो सके। उसके बाद वो दोनों एक साथ ही बड़े हुए। ध्रुव को ये सब उन यादों से पता चला था जो अब उसकी बन चुकी थी।
ध्रुव की रक्तवाहिका निकाली जा चुकी थी, उसकी पसलियां टूट गई थी और उसे परिवार द्वारा पहाड़ की तलहटी में एक छप्पर वाली झोपड़ी में छोड़ दिया गया था। लेकिन फिर भी रूबी उसका पीछा करती थी और पूरे दिल से ध्रुव की देखभाल करती थी। इस साल अगर रूबी उसकी देखभाल के लिए नहीं होती तो ध्रुव की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी होती। ध्रुव उसका बहुत आभारी था। हालांकि वो अतीत का ध्रुव नहीं था, उन यादों ने उसे बताया कि ये लड़की इस दुनिया में एकमात्र इंसान थी जिसने सच में उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। रूबी को इस दूसरी दुनिया में उसका एकमात्र रिश्तेदार भी माना जा सकता था। इससे पहले की दुनिया में उसका एकमात्र परिवार उसके दो भाई आचार्य विदुरदेव, हिनीसा, ईरा और ध्रुविका थी। ध्रुव को रिश्तों की अहमियत पता थी, इसलिए वो इस दुनिया में भी अपने जो भी रिश्ते हैं उनको अच्छे से निभाएगा। ध्रुव ने उसकी बात का जवाब देते हुए बस हल्के से सिर हिलाया। तभी अचानक आंगन के दरवाजे पर लात मारी गई। रूबी, तुम्हें दिया गया वक्त आज खत्म हो चुका है, देखते हैं कि अब तुम कहाँ छिपने वाली हो। एक तीखी आवाज आई। झोपड़ी के अंदर रूबी का चेहरा ठंडा हो गया और वो डर से कांपने लगी। ध्रुव की लंबी भौहें फड़क उठी। उसे आवाज जानी पहचानी लग रही थी। ये था किशोर। इस दुनिया में ध्रुव का एक बड़ा और समृद्ध परिवार था जो शौर्य परिवार के नाम से जाना जाता था। पता नहीं कैसे, लेकिन संयोग से उसकी पिछली दुनिया में भी उसके परिवार को शौर्य परिवार के नाम से जाना जाता था। किशोर इस दुनिया के शौर्य दल का ही एक हिस्सा था। हिस्सा बोलना गलत होगा, वो बस एक नौकर था। रूबी ने ध्रुव को जवाब देते हुए सिर हिलाया। छोटे मालिक ध्रुव, वो यहाँ कर्ज मांगने आए हैं। कैसा कर्ज? ध्रुव को इन चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसने कभी भी जीवन की परवाह नहीं की थी और रूबी ने हमेशा इसका ध्यान रखा था। हालांकि जहां तक वो जानता था, ये किशोर बेहद थरकी था। वो लंबे समय से रूबी की सुंदरता के लिए लालायित था। रूबी ने नीची आवाज में कहा, कुछ दिन पहले मैंने उससे आपके इलाज के लिए दवा खरीदने के लिए पैसे उधार लिए थे। मैंने पहले कहा था कि मैं 3 महीने के बाद पैसे चुका दूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि किशोर 3 दिनों में क्यों बदल गया। तुम अभी भी बाहर नहीं निकल रही हो? किशोर की आवाज एक बार फिर आंगन में गूंजी। वो अभद्र तरीके से हंसा और कहा, अगर तुम मेरे साथ एक रात सोने के लिए तैयार हो तो शायद मैं पैसों के बारे में भूल सकता हूँ। इसके कुछ देर बाद उसने फिर से कहा, रूबी, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, मेरी दया का ये मौका मत चूको। अतीत में जब ध्रुव एक प्रतिभाशाली लड़का था, वो तुम्हारी रक्षा कर सकता था, लेकिन अब वो कचरे का एक टुकड़ा है। कचरे का एक टुकड़ा जो शौर्य दल के लिए शर्म की बात है। पूरा शौर्य दल उसके मरने का इंतजार कर रहा है। तुम केवल अकेली हो जो उसके पीछे हो। उसकी जगह तुम मेरी सेवा करो, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। इतना कहकर किशोर हंसने लगा। ध्रुव को गुस्सा आने लगा, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि एक छोटे से नौकर ने भी उसे धमकाने की हिम्मत की। भाड़ में जाओ, ध्रुव गुस्से में बड़बड़ाया और तुरंत झोपड़ी से बाहर निकलकर कहा, किशोर, मुझे लगता है कि तुम जीने से थक गए हो। एक छोटा नौकर मेरे यानी ध्रुव के लोगों को धमकाने की हिम्मत कर रहा है। किशोर चौंक गया, थोड़ा हैरान हुआ और फिर हंसा। ओह, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम शौर्य दल का एक हिस्सा हो? तुम अब सिर्फ कचरा हो, एक टूटी हुई पसली के साथ कचरा। तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम कौन हो? तुम आईने में खुद को क्यों नहीं देखते? किशोर की नजरों में ध्रुव बस एक बेकार कचरे का टुकड़ा था जिसे इज्जत देने में कोई ज्ञान नहीं था। वो ही नहीं बल्कि शौर्य दल में कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता था, क्योंकि वो एक टूटी हुई पंसली के साथ एक कचरा था जो किसी विकलांग से कम नहीं था। ध्रुव ने अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया, अपने दांतों को इतनी जोर से पीसा कि वो आवाजें करने लगे। किशोर मजाक में हंसा। ओह, गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। आओ आओ और मुझे मारो। चलो देखते हैं कि क्या तुम्हारे जैसा कचरा मेरे कपड़ों तक को छू सकता है। रूबी ने तुरंत ध्रुव को पीछे खींचा। उसने सिर हिलाया और कहा, यंग मास्टर, वो लेवल 1 का योद्धा है, उसकी शक्तियां आपसे ज्यादा है, आप उसके साथ नहीं लड़ सकते। अच्छा, तो लेवल 1 का योद्धा इतना घमंडी है? ध्रुव ने कहा, और ये सही भी था, क्योंकि ध्रुव का लेवल 0 पर था, जिसका अर्थ था कि उसका कोई लेवल नहीं था। उसकी शक्तियां किशोर के आसपास भी नहीं थी। यही वजह था कि वो इतना घमंडी था। किशोर जोर से हंसा। क्या बात है, बच्चा डर गया? तुम आने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहे? मैं तुम जैसे कचरे को एक हाथ से मार सकता हूँ, और तुम अभी भी मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत कर रहे हो? तुम खुद को समझते क्या हो ध्रुव? आखिर ध्रुव किस दुनिया में आ चुका था? क्या वो यहाँ से निकलने में कामयाब रहेगा? क्या ध्रुव किशोर का मुकाबला कर पाएगा? और ध्रुव को किसने किसने जान से मारा था? कहीं जायरान ने तो नहीं, या उसके बेटे ने? आखिर क्या होगा ध्रुव की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव? जानने के लिए बने रहे हमारी इस कहानी सुपर योद्धा रिलोडेड के। केशव की बात सुन ध्रुव के तन बदन में आग लग गई। उसके अंदर गुस्से की ज्वालामुखी फूट गई। रूबी, यह पैसे वापस करने का समय है। आज या तो तुम पैसे वापस कर दो, या रात में सोने के लिए मेरे साथ चलो, या फिर तुम मेरे तरीके जानती हो। बेशक मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हारे जैसी नाजुक कली सी सुंदरता को अपने पास रखना पसंद करूंगा, लेकिन यह कचरा ध्रुव, इसका पता नहीं। किशोर ने रूबी के नाजुक छोटे चेहरे को देखा और आगे क्या होगा सोचने के लिए छोड़ दिया। रूबी किशोर के इरादे समझ गई। अगर वो उसके साथ नहीं गई तो वो ध्रुव को जान से मार देगा। अंत में उसने एक नजर ध्रुव को देखा और एक कदम आगे बढ़ा दिया। अचानक ध्रुव ने रूबी का हाथ पकड़कर पीछे खींचा और कहा, जब तक मैं यहाँ हूँ इस दुनिया में कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। ध्रुव एक कदम किशोर की ओर बढ़ाने ही वाला था कि तभी उसके दिमाग में मार्कस सिस्टम की आवाज गूंजी। होस्ट,
क्या आप देन स्ट्राइकिंग पॉइंट्स खर्च कर टोड स्किल खरीदना चाहते हो? ध्रुव उलझन में था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मार्कस सिस्टम उससे क्या कहना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों उसने सिर हिला दिया। अगले ही पल अचानक ध्रुव एक अंधेरी दुनिया में पहुंच गया। उसका पैर किसी चीज के ऊपर पड़ा। उसने जब देखा, एक टोड का पेट फटा हुआ था और वो खून में लथपथ जमीन पर रेंग रहा था। होस्ट, आपको इस टोड को मारना होगा, सिस्टम ने एक दमदार आवाज में कहा। ध्रुव दंग रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहली बात तो पता नहीं वो किस जगह था। दूसरी बात, उसे अब मेढक जैसे दिखने वाले एक जानवर को मारने के लिए कहा जा रहा था। लेकिन यह अलग बात थी, वो टोड पहले से ही मरने की कगार पर था। ध्रुव हिचकिचाया, लेकिन अगले ही पल उसने उस टोड को मार डाला। इसमें उसे कोई अतिरिक्त बल भी नहीं लगाना पड़ा। होस्ट, ध्रुव टोड के मरने पर आपको 10 एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्राप्त हुए हैं। तभी फिर वही आवाज दोबारा आई। होस्ट, ध्रुव आपको एक टोडिंग स्किल प्राप्त हुई है। क्या आप उसे कल्टीवेट करना चाहते हैं? होस्ट, ध्रुव आपकी शक्तियां 0 से बढ़कर लेवल 1 की हो चुकी हैं। ध्रुव के दिमाग में सिस्टम की 3 आवाजें सुनाई दी। ध्रुव उलझन में था। उसे नहीं पता था कि एक्सपीरियंस पॉइंट क्या चीज है और ना ही उसे टोडिंग स्किल के बारे में कुछ पता था, लेकिन वो लेवल 1 की शक्तियों को समझ सकता था। उसकी यादों में शक्तियों की 6 रैंक थी। युद्ध मास्टर, युद्ध आत्मा, युद्ध राज, युद्ध बुजुर्ग, युद्ध सम्राट, सर्व सम्राट। प्रत्येक रैंक को 9 लेवल में बांटा गया था। उसकी पिछली दुनिया से इस दुनिया में हर चीज बदली थी, चाहे वो रैंक हो या तकनीक। लेकिन पहली युद्ध मास्टर रैंक में पहुंचने के लिए एक योद्धा को 9 लेवल पार करने होते थे, तब जाकर वो एक युद्ध मास्टर रैंक में पहुंचता था। ऐसे ही युद्ध मास्टर रैंक से युद्ध आत्मा रैंक में पहुंचने के लिए 9 लेवल पार करने होते थे। ऐसे ही हर रैंक में पहुंचने के लिए 9 लेवल पार करने होते थे। ध्रुव की शक्तियां पहले 0 थीं, लेकिन अब उसकी शक्तियां लेवल 1 की हो चुकी थीं। किशोर की शक्तियां भी लेवल 1 पर थीं। इसके बाद ध्रुव का ध्यान टोडिंग स्किल पर गया। उसे नहीं पता था कि वो किया है, लेकिन शक्तिदेव होने की वजह से वो इतना समझ सकता था कि यह किसी प्रकार की कोई युद्ध तकनीक है। इसलिए उसने कहा, सिस्टम, मैं इसे कल्टीवेट करना चाहता हूँ। तभी ध्रुव के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसका पूरा शरीर किसी भट्टी में तंदूर की तरह जलने लगा। उसके पूरे शरीर में अत्यधिक दर्द होने लगा, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सका, और वो अचानक एक कीचड़ भरी जमीन पर गिर गया। ध्रुव इस वक्त किशोर के सामने अपने आंगन की कीचड़ भरी जमीन पर गिरा था। उसको नीचे जमीन पर गिरता देख रूबी के चेहरे का रंग बदल गया। यंग मास्टर, उसकी आवाज में चिंता साफ महसूस हो रही थी। उसे नहीं पता कि वो अचानक क्यों गिर गया। ध्रुव ने भले ही उस अंधेरी दुनिया में काफी समय गुजारा था, लेकिन यहाँ बस कुछ पल ही गुजरा था। उसका शरीर यहीं सबके सामने मौजूद था। शायद उसकी आत्मा उस अंधेरी दुनिया में गई थी। जब ध्रुव किशोर को मारने के लिए आगे बढ़ा था, तभी अचानक वो नीचे गिर गया। यह देखकर किशोर बेतहाशा हंसा। बेकार कचरा, भले ही तुम मेरे सामने घुटने टेक दो, लेकिन आज कोई भी मुझे रूबी के साथ सोने से नहीं रोक सकता। ध्रुव से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसका शरीर तोप के गोले की तरह उछला। सामने खड़े किशोर को अचानक पेट पर 2 लात पड़ी। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि उसे कोई प्रतिक्रिया देने का मौका तक नहीं मिला। लात पड़ने से किशोर हवा में उछल गया, लेकिन इससे पहले वो नीचे गिरता, उसके पेट, चेहरे और पीठ पर किसी बिजली की स्पीड में ताबड़तोड़ घूंसे और लात पड़ी। उसकी आंखें सॉकेट से बाहर निकलने वाली थीं। अत्यधिक दर्द से वो रोना चाहता था, लेकिन अगले ही पल उसे एक और लात पड़ी और उड़ते हुए वो एक मिट्टी की दीवार से टकरा गया, जिससे वह ढह गई। ध्रुव ने किशोर के चेहरे पर एक पैर रखा, उसकी ओर देखा और सख्त लहजे में कहा, एक कुत्ता मेरे सामने अभिमानी होने की जुर्रत करता है। क्या तुम्हें जिंदगी से प्यार नहीं है? किशोर को इतना दर्द हो रहा था कि उसके आंतरिक अंग टूटने वाले थे, लेकिन वो अभी भी हमेशा की तरह गुरूर से भरा हुआ था। ध्रुव, बेहतर होगा कि तुम मुझसे माफी मांग लो, अन्यथा मैं तुरंत शौर्य दल के एल्डर्स से शिकायत करूंगा। अगर तुम मुझे आहत करने की हिम्मत करोगे तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम इसके 10 गुना परिणाम भुगतो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी जिंदा रह सकते हो? ध्रुव ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। किशोर का शरीर कांप उठा और कहा, एक कचरा मुझे मारने की हिम्मत करेगा? मेरे चाचा तुम्हें जाने नहीं देंगे। जब रूबी ने सुना कि ध्रुव किशोर को मारना चाहता है, तो वो तुरंत होश में आ गई और यह कहते हुए दौड़ पड़ी, यंग मास्टर, अगर वो मर गया तो वेदांत हमें जाने नहीं देगा। किशोर ने कहा, कचरे, क्या तुमने यह सुना? अगर तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो तो। इससे पहले कि किशोर आगे कुछ बोल पाता, ध्रुव ने अपने पैर से उसके सिर को किसी खरबूजे की तरह फोड़ दिया। ध्रुव कोई आम ध्रुव नहीं था, वो शक्तिदेव था। उसने जायरन जैसे महान शक्तिशाली अस्तित्व को हराया था। किशोर का सिर फटते ही ध्रुव के दिमाग में लगातार आवाजें गूंजने लगी। होस्ट ध्रुव, योद्धा किशोर को मारने के लिए आपको मिले हैं 100 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स एनर्जी, 10 पॉइंट्स स्ट्रीकिंग मूल्य। होस्ट ध्रुव, 200 सिल्वर प्राप्त करने के लिए बधाई हो। होस्ट ध्रुव, बधाई हो, आपकी शक्तियां लेवल 2 पर पहुंच गई हैं। इसके अलावा आपको एक उपहार मिला है, क्या आप उसे प्राप्त करना चाहेंगे? ध्रुव थोड़ा उलझन में था। वो अब तक समझ चुका था कि टोड जैसे राक्षसों को मारने से उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि क्या वो इंसानों को मारकर भी एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्राप्त कर सकता था। दिव्य स्किल, मैंने अभी अभी जिस टोडिंग स्किल का मैंने इस्तेमाल किया था वो शायद एक दिव्य स्किल थी। ध्रुव हैरान था।
कुछ देर पहले वह बहुत गुस्से में था और किसी भी हालत में किशोर को मारना चाहता था, इसलिए उसने टोडिंग स्किल की विशेषताओं पर ध्यान नहीं दिया। इस दुनिया में स्किल्स को 4 मुख्य स्तरों में विभाजित किया गया था। पहला स्वर्ग स्तर, दूसरा पृथ्वी स्तर, तीसरा अंधेर स्तर, चौथा उज्ज्वल स्तर और इनसे भी ऊपर था दिव्य स्तर। हर एक स्तर को 10 अलग लेवल में विभाजित किया गया था। ध्रुव को मिली टोडिंग स्किल दिव्य स्तर की थी। ध्रुव मार्कस सिस्टम में दी गई जानकारी को पढ़ता है जो उसके दिमाग में एक पारदर्शी पर्दे पर चमक रही थी। टोडिंग स्किल की घातकता बहुत अधिक है। इसे 2 प्रकारों से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला शक्तियों का इस्तेमाल कर हमला करना, दूसरा एनर्जी पॉइंट्स का इस्तेमाल कर हमला करना। एनर्जी पॉइंट्स की मदद से हमला करने पर एक सीक्रेट हमला भी किया जा सकता है जिसका नाम गला घुटन है। ध्रुव पूरी तरह से दंग रह गया जब उसने टोडिंग स्किल के बारे में पढ़ा। वो एक दिव्य स्तर की स्किल थी जो सबसे अधिक शक्तिशाली थी। ध्रुव को अपनी पुरानी यादों से पता चला था कि एक दिव्य स्किल बहुत दुर्लभ स्किल होती थी जो शायद ही किसी सर्व सामर्थ योद्धा पर भी मिले। अद्भुत। ध्रुव को कुछ इस मार्कस सिस्टम के बारे में जानकारी हो रही थी। इसके अलावा वर्तमान दुनिया की आधी से ज्यादा चीजों के बारे में वो पहले ही उन यादों से सीख चुका था जो इस दुनिया के ध्रुव की थी। उसे अब केवल अपनी शक्तियां बढ़ाने पर ध्यान देना था जिनकी मदद से वो अपनी पहली दुनिया में जा सकता था और अपनी मौत का बदला ले सकता था। ध्रुव ने मार्कस सिस्टम के उस पारदर्शी पर्दे को फिर से देखा जो उसके दिमाग में आंखों के सामने चमक रहा था। तभी उसका ध्यान एनर्जी पॉइंट्स पर जाता है जिनकी संख्या 0 से बढ़कर 10 पॉइंट्स हो गई थी। ऐसा लगता है कि एक इंसान मारने से मुझे 10 एनर्जी पॉइंट्स मिलेंगे। इसका मतलब जितने ज्यादा इंसान की मौत मेरे हाथों होगी उतनी ही तेजी से एनर्जी पॉइंट्स बढ़ेंगे। ध्रुव ये सोचते हुए दंग था। इसके बाद उसने मार्कस सिस्टम से कहा, आचार्य, मुझे उपहार प्राप्त करना है। तभी ध्रुव के दिमाग में एक लाल रंग की रोशनी जली और पारदर्शी पर्दा बदल गया। अब वहां एक लकड़ी का डिब्बा दिखाई देने लगा जो धीरे धीरे से खुलने लगा। उसके पूरा खुलते ही ध्रुव को सिस्टम की आवाज आने लगी। बधाई हो, आपको एक बेसिक स्वॉर्ड आर्ट मिली है। बधाई हो, आपको हकीम बनने की क्षमताएं प्राप्त हुई हैं। बधाई हो, आपको रिफाइनिंग आर्ट्स प्राप्त हुई हैं। बधाई हो, आपको एरे अंग्रेविंग टेक्निक प्राप्त हुई है। बधाई हो, आपको टैलिस्मैन टेक्निक प्राप्त हुई है। बधाई हो, आपको कठपुतली तकनीक प्राप्त हुई है। बधाई हो, आपको बीस्ट मास्टरी तकनीक विकसित करने का मौका मिला है। ध्रुव को उपहार के रूप में बहुत सारी तकनीकों और स्किल्स का जखीरा मिला था। ये किसी खजाने से कम नहीं था। हालांकि ज्यादातर तकनीक और स्किल्स लो लेवल की थी, लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ट्रेनिंग और कल्टीवेशन से तकनीकों का लेवल बढ़ाया जा सकता था। क्या ध्रुव इस दुनिया में भी हकीम बन पाएगा बिना दिव्य रोशनी के? और क्या होगा जब शौर्य दल को किशोर के मरने की खबर मिलेगी और पता लगेगा कि ध्रुव ने उसे मारा है? क्या होगा ध्रुव के इस रोमांच से भरे सफर का अगला पड़ाव? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी सुपर योद्धा रीलोडेड के साथ।